नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए डेली बेस पे हम द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक और न्यूज़ है, उसकी इन डिटेल डिस्कशन कर सके और आपका करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। डेली करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। वो लिंक फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, यदि आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर से आपको यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। और हम यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्व की होती है वही डिस्कशन करते हैं। जितनी पॉलिटिकल न्यूज़ है या जो एग्जाम में काम नहीं आ सकती है, ठीक है, उस पे व्यर्थ चर्चा नहीं करते। तो शुरुआत करते हैं आज की डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। तो कल की बात है जब इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। उसमें भी मैं आपसे इन डिटेल बात करूं तो वो बैन करने का जो रीजन था, जो एम था, वो था प्रोटेक्ट सेफ्टी सोवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। याद रखना है कि मन में आया और बंद नहीं कर दिया। बंद करने के लिए जो रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट दुनिया में कोई पर्सनल अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो ये शब्द आप याद रखना होगा जब कभी भी आपको, जैसे इस साल सबसे महत्वपूर्ण जितनी इंफॉर्मेशन आज हम देखेंगे, नॉन पर्सनल डेटा, फिर डेटा प्रोटेक्शन, फिर डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है, डेटा शेयरिंग, और ऐसे जो एप्लीकेशन है जो इंडियन सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं करते या फॉलो नहीं करते, तो ऐसे जितने भी एप्लीकेशन है, ऐसे एप्लीकेशन को अभी क्या किया जा रहा है, उनको बंद कर दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको माइटी बोलते हैं। ठीक है, आप देख लेना, इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। और एक्ट है कौन सा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69A, जिसके तहत इसको बैन किया गया था। और दूसरा, जैसे कि आपको पता ही होगा, इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो रूल्स है 2009, उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेफगार्ड है, तो उस एक्ट के मद्देनजर रखते हुए यहाँ क्या बताया गया है कि भाई ये जितनी भी एप्लीकेशन है, इनके द्वारा जो पर्सनल डेटा क्रिएट किया जा रहा है वो आउट ऑफ इंडिया स्टोर होता है। ठीक है, यानी ये जिस भी देश की कंट्री है वहां पे जाके ये डेटा स्टोर होते हैं। तो ये डेटा जो स्टोर होते हैं, तो वो इंडियन जितने भी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी है उनके लिए, इंटरनल सेफ्टी के लिए ये इश्यू हो सकता है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए 118 एप्लीकेशन बैन की है। हालांकि इसका कनेक्शन, जैसे कि अपनी चाइना और इंडिया का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो वहां पे चल रहे प्रॉब्लम से कनेक्ट किया जा रहा है। फिर भी बात यही हो रही है कि ये सिर्फ एक चाइना ही जितनी एप्लीकेशन बैन की है, तो उसमें चाइनीज एप्लीकेशन ही है। लेकिन बताया ये जा रहा है जैसे इन फ्यूचर कि भाई एक ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लेके आए कि जिसके अंदर एक गाइडलाइंस तैयार हो। इस गाइडलाइंस को जितने कंप्लायंस करते हैं, जितने भी जिस भी देश के हो, तो उसको अलाउ करना है, नहीं करते तो उसको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, ये अभी जैसे टारगेट किया जा रहा है कि भाई जो चाइनीज का एग्रेशन है इंडिया को लेके बॉर्डर पे, वो रोकने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इससे इतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता है जितना बताया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ज्यादा भावुक नहीं होना है। हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसी बात हो गई कि भाई पाकिस्तान के द्वारा सीज फायरिंग का कभी उल्लंघन किया जा रहा हो। ठीक है, तो हम खाली पाकिस्तानी एक्टर जो बॉलीवुड में काम करते हैं, जिनको 100 में से 2 फिल्में मिलती है, वो नहीं मिलेगी। बराबर, तो इससे हमको ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि ये मेजर रोल नहीं है। मेजर रोल मैंने आपको पहले से ही बताया, जब इंडिया जो अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है वो कंट्रोल कर लेगा, फार्मा सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में,
फिर अपने जो डिवाइसेस है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें कि हम चाइनीज पे डिपेंडेंसी अपनी कम हो जाए, इंडियन ब्रांड ही इतने वैल्यूएबल हो जो इंडिया में ही बने हो, और इंडिया के ब्रांड है वो इंडिया ही ना इस्तेमाल करता हो, आउट ऑफ इंडिया भी इस्तेमाल होता हो, तब हमें सच में खुशियां मनानी चाहिए। तो इस एक्शन को ऐसा बताया जा रहा है कि हम चाइना की जो, ठीक है, एक्टिविटी चल रही है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ऐसी इतनी जो यहाँ पे बात हो रही है, ऐसी बात वास्तव में है नहीं, फिर भी जो भी कदम उठाया वो पहला कदम, इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे चलाई जा रही है कि जो लोकसभा का जो शेड्यूल होता है, तो उसके अंदर अभी क्वेश्चन हवर है उसको स्थगित किया जाएगा, ठीक है। रीजन क्या बताया जा रहा है कि अभी अनऑर्डिनरी कंडीशन है, ठीक है, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो टाइम है वो कम है पार्लियामेंट के पास और कार्य ज्यादा है, तो उसको खत्म करने के लिए पार्लियामेंट को जो क्वेश्चन ओवर होते हैं, ठीक है, उसको स्थगित किया जाएगा ताकि उसमें जितने भी क्वेश्चन की चर्चा होती है तो वहां पे ज्यादा टाइम ना जाए। जैसे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर आता है, तो जिन जिन बच्चों ने जीएस पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिया है तो उन बच्चों को पता होगा, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ओवर में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई बिल आया या तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कार्य किया गया है, तो जो संसद सदस्य रहेंगे वो मंत्रियों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार क्वेश्चन, यानी जैसे ही मंत्री ने कोई अपना जो भी इंफॉर्मेशन दी या जो भी कार्य पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर मुंह से देना है, यानी मौखिक देना है, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन स्टार क्वेश्चन, जिसको अनस्टार क्वेश्चन भी बोलते हैं, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली। तो उसमें क्या रहता है कि भाई आपको सिर्फ मुंह से जवाब नहीं देना है, आपको इसके लिए जो भी कुछ लिखित यानी रिटर्न में देना है। हम बोलते हैं ना, कुछ चीजें हम बोल के देते हैं कि बोल के नहीं चलेगा, आप रिटर्न में दो, जैसे कभी कभी जरा बात करते हैं ना, तो वो रहता है नॉन स्टार क्वेश्चन में। तो वो जो स्टार क्वेश्चन रहता है जिसमें क्या रहता है कि सरकार के, गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर है तो उनके कार्य का सही मूल्यांकन उससे होता है, तो उन्होंने उसको स्थगित किया गया। तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा क्या किया, बोला गया कि भाई ये जो डिसीजन है वो आर्बिट्ररी है और अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी है उसका गला घोट रहे हैं। रीजन क्या है कि भाई हम भी जो मेंबर है, ठीक है, तो हमें भी लोगों ने चुन के भेजा है, हमारा कार्य है कि भाई गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर है वो कार्य अच्छे से करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम उनके बिहाफ में क्वेश्चन करते हैं। यानी ये क्वेश्चन का ही आप ले लो तो हमारा तो जो दूसरे मेंबर है, ठीक है, अपक्ष है, उसका तो कोई रोल रहेगा ही नहीं, इस प्रकार से बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी बातें इन डिटेल करेंगे डिस्कशन पॉलिटी के क्वेश्चन में, तब इसको बारी बारी से समझेंगे। फिर से अपना जो चिलुक एरिया है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो चिलुक एरिया की जो इन्फॉर्मेशन है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की थी, फिर भी एक बार रिपीट, जैसे कल का सेशन यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जितने भी नाम है वो समझ लीजिए। पहला मैं आपको चुशुल एरिया दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा आपको जानना होगा कि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, SFF, ठीक है, ये हमारी स्पेशल फोर्स है। स्पेशल फोर्स है जिसका सोर्स आर्मी में से रहता है, लेकिन ये आते हैं रो डिपार्टमेंट में, ठीक है। रो अपना इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है सबसे स्ट्रॉन्ग, ये इसके अंडर में आते हैं। इनका कार्य क्या है वो समझ लीजिए। जब 1962 में जब चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था, उसके बाद से ऐसी फोर्स बनाई गई कि जो चाइनीज बॉर्डर पे, यानी इंडियन चाइनीज जो बॉर्डर है वहां पे चाइनीज द्वारा जो भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते हैं तो उनको देखने के लिए, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था, ठीक है, ताकि वो जब कभी भी ऐसा कोई कार्य करे तो उसको काउंटर किया जाए। तो मैंने कल ही आपको बताया था, जैसे हम चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो जानते हैं कि भाई मान लो कहीं से भी कभी कोई एक्टिविटी शुरू कर दे, बराबर, जैसे कि वो गलवान वैली में इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे इंडिया में, तो वहां पे क्या रहता है, जैसे फिर बात किया कि नहीं नहीं हम डिसएंगेज कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं, लेकिन उनका होता क्या है कि भाई वो पहले अपनी जो ओरिजिनल लाइन हो गए वहां से 20 कदम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ओरिजिनल लाइन से 20 कदम आगे बढ़ जाएंगे, फिर अगर उसको रोका जाए तो अपने जहां पे भी पहुंचे वहां से 10 कदम पीछे हो जाए,
तब भी उनके पास 10 कदम जितनी जगह बचेगी। तो इस बात को इंडिया भली भांति जानता था। दूसरी चीज कि जैसे अभी उन्होंने बताया था कि भाई हम बॉर्डर से एलएसी की जो बॉर्डर है वहां से हम वापस जा रहे हैं, लेकिन लेकिन हुआ क्या कि भाई वो पूरी तरीके से वापस गए नहीं। दूसरा, वो अपने जैसे इंडियन जो ब्रिगेडियर है, तो ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग चलती रही और वो फिर से जो तुलुक एरिया है वहां से अपनी जो आगे बढ़ने वाला सिलसिला है वो शुरू रखा, जिसके बारे में पहले से इंडिया को पता था। तो इंडिया इसके लिए प्रिपेयर ही था। तो जैसे ही वो आए तो जो ये ब्लैक टॉप पॉइंट है, ठीक है, वहां से उनको पीछे खदेड़ दिया गया। ठीक है, ये जो एरिया है वहां से पूरा जो हम देखेंगे, अभी आपको मैं चुशुल वाला पूरा एरिया आपको मैप में दिखाऊंगा, जैसे कल भी हमने डिस्कशन किया था। तो वो पहले दिखा देता हूँ, फिर बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको ये बात की थी, ये है पेंगोंग लेक, आप देख सकते हैं। इसका 60% एरिया चाइना ने ऑलरेडी अपने में कंट्रोल करके रखा हुआ है। बाकी का ये एरिया है, ये है आठों फिंगर, जो जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्थ बैंक वाला एरिया है जिसमें 8 फिंगर है, एरिया वाइज नाम है। जो एटो के 8 फिंगर आते हैं किसमें, इंडिया में आते हैं, लेकिन चाइना ने क्या किया है, वो यहाँ पे 4th फिंगर तक तो आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो वो आ गए हैं और यहाँ से जो इंडियन सोल्जर है वो अपना कंट्रोल करते हैं, जबकि ये पूरा एरिया आता कहाँ पे है, इंडियन में। जबकि यहाँ पे बॉर्डर पूरी तरीके से क्या है, डिफाइन नहीं है, तो कोई भी एरिया क्रॉस करके आता जाता रहता है। अभी मैं आपको चुशुल वाला एरिया है उसका इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। चुशुल वाले देखिए, ये उसका जूम मैप है। तो अभी हम यहाँ पे थे, मैं आपको जो 8 फिंगर वाली बात कर रहा था उस एरिया के बारे में बात कर रहा था, जो नॉर्थ बैंक वाला एरिया। ये यहाँ पे है साउथ बैंक एरिया और ये है यहाँ पे चुशुल, आप देख सकते हैं क्लियर कट। तो यहाँ पे जो ए एरिया है ना, ए एरिया, ए वाला एरिया, वो है जो ब्लैक टॉप पॉइंट है वो। इससे क्या होता है, इससे ये जो पूरा एरिया है उसको आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से कोई भी चाइनीज एक्टिविटी हो तो हम वो यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन सोल्जर पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, जैसे ही चाइनीज सोल्जर आगे बढ़े तो उनको वहीं के वहीं ढेर कर दिया गया और अपने ये चोटी पे जो यहाँ पे अपना इंडियन का ही कंट्रोल रखा, ताकि यहाँ से जो भी चाइनीज ट्रूप्स आगे बढ़ते हैं वो बढ़ ना सके। तो इसी स्ट्रेटजी को अभी आगे फॉलो करने के लिए बोला गया था, क्योंकि इंडिया क्या करता था, ज्यादातर बातें करता था और बातों से ही मसले हल करने की कोशिश करता था। जबकि चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना की क्या स्ट्रेटेजी है कि भाई मानो मैंने जैसे बताया, अपनी ओरिजिनल पॉइंट से आगे बढ़ते जाओ, अगर रोकते तो ठीक है, वरना वो एरिया अपने में कैप्चर कर लो। तो ऐसा ही हमने देखा था, ठीक है, कल, कि भाई वो अपना एरिया जैसे 4th फिंगर तक तो वो आ गए हैं, जो कि 8th फिंगर तक पूरा एरिया इंडिया का ही है, फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। इनको रोका नहीं गया तो वो और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है, नुकसान होता है, वो ज्यादा पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई वो पहले बात करेगा कि भाई जैसे अभी हम पीछे जा रहे हैं, फिर भी वो पीछे पूरी तरीके से नहीं जाते, वो आधे पे रुक जाते हैं, फिर भी उसके अंदर एरिया बढ़ता जा रहा है। इसको एनॉक्स करने के बाद बोलते हैं कि भाई पूरा एक साथ मत ले लो, थोड़ा थोड़ा करके लेते जाओ, उस हिसाब से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देख ली, फिर चर्चा करते हैं आज की एडिटोरियल में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें। तो अभी इकोनॉमी पे ही आया है और इकोनॉमी पे भी हम कांस्टेंट बातें कर रहे हैं। तो ये पहले बताया क्या जा रहा है, ये इकोनॉमिक कर्व के बारे में, फ्लैटिंग कर्व के बारे में बताया जा रहा है। यानी काफी सारे पॉइंट है इसके हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किए रखे हैं, लेकिन अभी बताया यही जा रहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके इतना जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। तो बारी बारी से समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है फर्स्ट क्वार्टर में, जो ये फर्स्ट क्वार्टर था जीडीपी का, उसमें इंडिया ने 24% डी ग्रोथ दिखाया है। रीजन क्या है, रीजन है मार्केट में डिमांड नहीं है, इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन चल रही है। तो उसमें भी हमने ऑलरेडी कल इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी आपको कि भाई जो भी पब्लिक है उसके पास पैसा रहेगा, मनी रहेगी, तब वो जाके मार्केट से कोई भी चीज की डिमांड होगी वो खरीद के आएंगे। मार्केट में डिमांड रहेगी, कोई भी वस्तु है उसका खपत होगा, तो वो वस्तु इंडस्ट्रिया बनाएगी और इंडस्ट्री बनाएगी तो इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री चलेगी तो जो भी मजदूर होगा उसको कार्य होगा, उसको पैसा मिलेगा और वही पैसे से वो मार्केट में खरीदे। ये नॉर्मल कंडीशन है जो चल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि भाई जो कंपनी थी वो बंद थी, ठीक है, और मनी यानी लोगों के पास जितने भी रुपए थे वो फिक्स थे। मान लो मेरे पास 100 रुपए ही थे और मुझे बोले कि भाई 100 रुपए आज के आज खत्म करना है, ठीक है, तो हो सकता है। लेकिन मुझे बोले तो कि भाई 100 रुपए है और 1 हफ्ते तक चलाना है, तो मैं फूक फूक के पैसे खर्च करूंगा।
तो ऐसी हालत यहाँ पे पब्लिक की हो गई कि भाई धंधे का तो पता नहीं, कंपनी कब खुलेगी वो भी पता नहीं, अभी जितना पैसा है उससे जो खाने पीने की हम चीजें खरीद सकते हैं बस वही खरीदनी है, बाकी अभी हमको ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करना नहीं है। तो मार्केट में डिमांड नहीं थी तो जो भी प्रोडक्ट थी उसका कंजप्शन कम था, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कंजप्शन दोनों कम था। तो इससे क्या हुआ, इससे इकोनॉमी श्रिंक हो गई और गिरती गई, और अभी ये बताया जा रहा है कि अभी वो रिकवर कर रही है, सभी बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, जो अपनी ट्रेन पटरी से उतर गई थी वो पटरी पे चढ़ रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यानी अभी जो दुख के दिन है वो बीत गए ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे चांसेस कम है कि सब अच्छा हो जाए पहले जैसा। दूसरा ये बताया जा रहा है कि भाई अभी जो बारिश हुई उससे किसानों की जो फसल है वो अच्छी सी हुई, ठीक है, कुछ जो एरिया में बाढ़ आई उसको छोड़ के बाकी सब जगह फसल अच्छी हुई है, अच्छी यील्ड मिली है, जिसकी भी हमने डिस्कशन की थी, तो उससे इकोनॉमी में क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। दूसरा, अभी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो 16% है, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर हर बार 16% रहेगा नहीं, वो कम हो जाएगा। अभी पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो रहा है, सारे बिजनेस रेगुलर हो रहे हैं, इनकम हो नहीं रही थी गवर्नमेंट को, खर्चा ज्यादा हो रहा था, तो ये कंडीशन एक साथ इकट्ठा हो गई है, ठीक है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि इंडिया में एक तो हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, ठीक है, दूसरा लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी ब्लॉक है, और तीसरा कि भाई एलएसी पे चाइना चाइना के साथ और जैसी कंडीशन है तो वहां पे एक्सपेंस हो रहा है। तो इन सब चीजों में सिर्फ खर्चा ही हो रहा था, जबकि इनकम कोई भी हो रही थी नहीं। तो अभी ये धीरे धीरे सब क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है और इकोनॉमी ओपन हो रही है। तो इससे क्या होगा कि भाई जो इकोनॉमी नीचे गिर गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं इकोनॉमी जो नीचे गिर गई है वो धीरे धीरे अपना ओरिजिनल जो पोजीशन है वो अचीव कर लेगी। फिर यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो सेंटर द्वारा जो लॉ को किया जा रहा था वो था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसकी चर्चा हमने की थी, और जो स्टेट फॉलो करते थे वो था एपिडेमिक लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई एक इफेक्टिव पेंडेमिक लॉ होना चाहिए कि भाई जिसमें सेंटर, स्टेट और जो भी लोकल बॉडीज है उनको कैसे कार्य करना है ऐसे लॉकडाउन में, ऐसे पेंडेमिक कंडीशन में, वो पता होना चाहिए। फिर जैसे बात हो रहा था कि भाई जो भी स्टेट को सेंटर जो जीएसटी में कंपेंसेशन सेस देने वाली थी, जो भी फंड बाकी था वो देने वाली थी, वो दे नहीं पा रही, एक्ट ऑफ गॉड वाला हमने इश्यू देखा था, तो उसका भी बताया जा रहा है कि भाई जैसे ही ये सारी कंडीशन नॉर्मल होगी, ठीक है, जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा तो सेंटर के पास भी पैसा आ जाएगा, और सेंटर जो स्टेट को भी कंपेंसेशन सेस देना है वो भी देना शुरू कर देगी, तो स्टेट के लिए भी अच्छा फायदा होगा। दूसरे यहाँ पे उपाय बताए गए हैं कि हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला बताया गया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक इमीडिएट फिजिकल पैकेज देना चाहिए किसको, पब्लिक को, जिससे पब्लिक के पास सीधा सीधा पैसा पहुंच जाए, ठीक है। फिर दूसरा कि भाई जीएसटी की वजह से जिन जिन लोगों की जॉब चली गई है तो उन लोगों को अपने घर में खाने पीने के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे जो 10 किलो गेहूं या चावल देना चाहिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, जब गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था तभी बात चल रही थी, इतना बड़ा पैकेज अनाउंस करने के बजाय गवर्नमेंट सबको, मैंने जब एक आपको ऐसे ही आइडिया दिया था कि भाई सभी इंडियन को जो भी भारतीय है और इसके पास कोई भी भारतीय होने का प्रूफ है, यदि वो सबको 5-5 हजार रुपए दे दे तो सिर्फ 1 महीना ही लगेगा, जो भी इंडियन कंडीशन थी, ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाती। तो यहाँ पे यही बताया गया कि भाई जिन लोगों की जॉब चली गई है या जो जब सबसे ज्यादा नीडी है उनको गवर्नमेंट के द्वारा 7-7 हजार रुपया पर मंथ देना चाहिए 3 महीनों तक, ठीक है, ताकि उनके पास पैसा है तो उन पैसों का इस्तेमाल करके वो क्या करे, वो अपनी जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। दूसरा, जो मनरेगा स्कीम है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें 100 दिनों के लिए ही रोजगार की गारंटी है, ठीक है, तो उसको बढ़ा के 200 दिन कर देना चाहिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके। और ये आपको पता होगा रूरल एरिया के लिए, गांव के एरिया के लिए ये स्कीम है, तो ऐसा सेम शहर के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी लेके आना चाहिए ताकि शहर में भी जिन जिन लोगों को कार्य नहीं मिलता है, ठीक है, अभी जो बेरोजगार है, ठीक है, किसी की भी कारणवश उनकी जॉब चली गई है तो उनको भी पैसा मिले। फिर यहाँ पे फार्मर की भी बात की गई है कि मान लो कि जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइज है तो वहां पे भी क्या होता है कि भाई फार्मर को अपनी कोई भी नई फसल के लिए उनको जैसे कोई भी खातर लेना है या उनको दवाई दवाई लेनी है छांटने के लिए, और
सबसे महत्वपूर्ण कि उनको जो फसल बोने के लिए जो चाहिए, ठीक है, सीड चाहिए, तो वो लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो बैंक के पास जाएंगे, लेकिन उनका बैंक में अकाउंट या बैंक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होने की वजह से उनको बैंक लोन नहीं देता है। तो वो वहां पे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, जमींदार जैसे, उनके पास से पैसा ले लेंगे ज्यादा इंटरेस्ट पे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे कि वो फसल तो बो देंगे, उनकी फसल का प्राइस भी अच्छा मिलेगा, लेकिन सारी कमाई किस में चली जाएगी? सारी कमाई चली जाएगी जो ये जमींदारों के ब्याज में। तो उसके लिए भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि इसके भी जो इश्यू है वो सोल्व हो सके। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर पे कि भाई जैसे भी हो सबको हेल्थ केयर सर्विस अच्छे से मिले, ताकि सब कुछ जितना भी कोई खर्च हो रहा है, ठीक है, जितना भी व्यय हो रहा है वो ना हो। और जो फिजिकल डेफिशिएंट बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को उचित उपाय करने चाहिए। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। दूसरा, ये कल हमने जो जीएसटी के सारा बात की थी, ठीक है, ये 3 लाख करोड़ का जो गैप आ रहा था, जो सेंटर स्टेट को कंपेंसेशन के रूप में कंपेंसेशन सेस में देने वाली थी, और बाकी की जो अमाउंट है उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट को बोरोविंग करने के लिए आरबीआई से लोन लेने के लिए परमिशन दी थी, तो उसका डिस्कशन हम कल कर चुके हैं। फिर आज बात कर लेते हैं जो परमानेंट कमीशन है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये जब भी आया था तभी हमने इसकी इन डिटेल डिस्कशन कर ली थी। अभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वन बाय वन वही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी जो भी सर्विसेज रहेगी गवर्नमेंट सर्विसेज, यहाँ पे आर्मी की बात करें तो उसी संदर्भ में आप समझिएगा, तो वो 14 ईयर की सर्विस रहेगी, उसके बाद उनको परमानेंट रिटायरमेंट दे दी जाती थी, ठीक है, यानी उनको अपनी जॉब से छोड़ के चले जाना। तो इससे जो फीमेल कैंडिडेट थे, हमारे फीमेल जो सोल्जर थे, वो कभी भी कर्नल और ब्रिगेडियर लेवल तक पहुंच नहीं सकते थे। क्यों? ड्यू टू शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो उनको अभी परमानेंट कमीशन दे दिया गया है, किनके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और कहा क्या गया है कि भाई आपको इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो भी फीमेल कैंडिडेट है और जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो परमानेंट कमीशन के अंदर जो हायर रैंक है वहां तक पहुंच सके। अब जब आया था तब हमने इसकी इन डिटेल डिस्कशन की थी कि भाई जो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, उनको परमानेंट कमीशन क्यों नहीं दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आज उठे और आज ही कर दिया, ये काफी लंबे टाइम से चल रहा था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि भाई जो भी अपनी आर्म फोर्स है, ठीक है, आर्मी फोर्स है, तो वहां में जो ज्वाइंट होते हैं, जो सोल्जर ज्वाइंट करते हैं, वो ज्यादातर होते हैं गांव से, ठीक है, देहात से। और देहात में क्या रहता है, उनको ऐसा पैट्रियार्की माइंडसेट रहता है कि भाई अपना जिससे भी ऑर्डर लेना है वो एक पुरुष होना चाहिए। वो महिलाओं को इतना रिस्पेक्ट और उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे जितना एक पुरुष को करता है। ऐसी आर्ग्यूमेंट दी जा रही थी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ठीक है, चलो ऐसा था भी, इसकी वास्तविकता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ऐसी है भी, तब भी हम अभी से फीमेल को परमानेंट कमीशन दे देंगे। अगर वो सीनियर हो जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब फीमेल मेल सोल्जर को ऑर्डर देगी तो वो मान्य करना होगा उनको। क्यों? क्योंकि वो नेचर हो गया, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको एक्सेप्टेशन में ला देंगे। दूसरा, आपको पता है जैसे भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है, उसमें 30% वुमन का जो रिक्रूटमेंट है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें इंडियन आर्मी भी है, ठीक है, वहां पे भी करना है, तो इसके लिए प्रावधान दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे वैकेंसी अभी बहुत रहती है जो सीनियर पोस्ट है, तो यदि आप फीमेल कैंडिडेट को भी अलाउ कर दोगे तो वो वैकेंसियां फुल होने के चांसेस ज्यादा है। और दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं, वो आपको करना है, ठीक है, आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएंगे। और ये पॉइंट को हम ज्यादा डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वुमन एम्पावरमेंट में, ह्यूमन इक्वालिटी में, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी में कभी भी रेगुलरली क्वेश्चन आते ही है, प्रीलिम्स हो मेंस हो उसमें। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंस है, तो आपको कर लेना चाहिए। फिर आगे मैं बात करूं तो जो मैं नॉन पर्सनल डेटा है, ठीक है, उसमें जो गोपाल कृष्ण कमेटी है उसके रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो हमको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बताया जा रहा है वन बाय वन। तो जो ये सारे रिकमेंडेशन है नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉन पर्सनल डेटा क्या, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था। यदि आपने वो कल वाला सेशन नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको पूरी चीजें हैं वो बताई थी। आज हम खाली यही डिस्कशन करेंगे कि जो गोपाल कृष्ण कमेटी है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है। तो यहाँ पे पहले मुख्य बात समझ लीजिए, नॉन पर्सनल डेटा
तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भी डेटा जनरेट होता है, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। किसको? हमारी गवर्नमेंट को। अब डेटा में भी क्या रहेगा, पर्सनल डेटा रहेगा जिसको एन्क्लोज़ नहीं करना है, जिसको सबके साथ शेयर नहीं करना है। लेकिन जो नॉन पर्सनल डेटा है, वो किसी भी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करके हम अच्छे से स्टार्टअप और अच्छे से बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में, जिसके ओरिजिन इंडियन भी हो और फॉरेनर भी हो। फॉरेनर यानी आउट ऑफ इंडियन भी हो। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में मैंडेटली डिस्क्लोज है कि भाई जो भी पर्सनल डेटा के अलावा इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो नेशनल डेटा शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी है 2012, उसको अच्छे से ड्राफ्टिंग करके उसके क्या कर देनी चाहिए, उसको लॉ बना देना चाहिए, उसके लीगल बेस बना देना चाहिए। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भाई जो नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, उसको क्या करना है, उसका ही इस्तेमाल करना है। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, यानी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे हेल्थ से जुड़ी हो गई या उसके इंटरेस्ट से जुड़ी होगी, जो इन जनरल यूज में नहीं होनी चाहिए, तो उसको यूज नहीं करना है। बाकी सब चीजों को पब्लिकली एसेसिबल करनी होगी, इंडियन के लिए भी और बाकी के जो बाहर के इंस्टीट्यूट है ओपन, उनके लिए भी, यानी गूगल, फेसबुक, ठीक है, ये सभी भी उसका फ्रीली इस्तेमाल कर सके। तो अपनी ई कॉमर्स कंपनियां सभी सभी के लिए ये इस्तेमाल करने लायक हो। तो उसके लिए जो रूल्स बनाने चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन एक बनाना चाहिए, तो वो बनाना चाहिए। फिर जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको एसेंशियल यूज करने के लिए जो अथॉरिटी ग्रांटेड करनी चाहिए, उसके भी नॉर्म्स बनाने चाहिए, ताकि ये नॉन पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके जो भी कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने चाह रही हो, मार्केट की नीड समझना चाहती हो, वो अच्छे से समझ सके। फिर पिक्चर देख लेते हैं आज की। यही है उत्तर प्रदेश की कंडीशन, जहाँ पे कफिल जो खान डॉक्टर है उनको आजाद कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर रेक्टिफाई मैनी टू गो, यानी ये जो हमारे एक पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि जो बेटियां होती है, ठीक है, उसको भी जो पिता होते हैं उसकी प्रॉपर्टी में इक्वली हिस्सेदारी मिलेगी जैसे बेटे को मिलती थी। 2005 का हमने देखा था कि उसमें बताया गया था कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जब बंटवारा हो रहा है तब या तो पिता जिंदा होना चाहिए, या तो पिता जिंदा है और माता जिंदा नहीं है तब भी नहीं मिलता है, ठीक है, माता जिंदा है पिता जिंदा है तब भी नहीं मिलना चाहते। तो ये जो बीच में एक क्लोज था, ठीक है, उसको हटा दिया गया है कि पिता की संपत्ति पे इक्वली राइट से बेटी का। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है, अगर वसीयत बनी है और वसीयत में बेटी को जायदाद नहीं दी है तो क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन वसीयत नहीं बनी है तो जो पुत्र रहते हैं और बेटियां रहती है उसमें इक्वली जायदाद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आज की सारी इंफॉर्मेशन थी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कल का सेशन, जिसमें अभी जो सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए, ठीक है, जीएसटी वाले, फिर नॉन पर्सनल डेटा वाले, फिर जो चुशुल एरिया है उसके, तो वो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन देखिएगा तो अच्छा रहेगा। और ट्राई कीजिएगा कि डेली बेस पे करंट अफेयर एनालिसिस है वो आप देख ले रेगुलरली, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो वो आप अच्छे से समझ सके। और एक रूटीन बना दीजिए कि भाई डेली बेस पे लेक्चर कंप्लीट करना ही है, ठीक है, अपना टाइम टेबल के अनुसार, तो आपकी आदत हो जाएगी, फिर आपको मजा आएगा। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।